हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम ग्रंथि की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं अगली ग्लैंड जिसे कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड या इसे अपन कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। एक बहुत महत्वपूर्ण है। पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि के बाद इस ग्लैंड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो यदि अपन इसकी बात करें लोकेशन की, तो ये जो ग्रंथि है ये पाई जाती है हमारी किडनी के ऊपर। ठीक, लोकेशन की बात करी जाए, ये अपनी किडनी है। इस किडनी के ऊपर ये जो पाई जाती है ये होती है अपनी एड्रीनल ग्लैंड। ठीक, ये किडनी है तो देख के ही समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, किडनी। और हिंदी नाम से भी आप समझ सकते हैं अधिवृक्क, मतलब जो किसके ऊपर है, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। किडनी के ऊपर ये जो पाई जाती है ये है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के जो बाहर वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है एड्रीनल मेडुला। याद होगा जब अपन किडनी पढ़ रहे थे तो किडनी में अपन ने देखा था कि किडनी के बाहर का तरफ का जो हिस्सा है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला हिस्सा मेडुला। वैसे ही इसका बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स और अंदर वाला हिस्सा कहलाता है मेडुला। ये दोनों भाग मिलके ही हमारे लिए क्या कहलाते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, या जिसे अपन कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अब एक पेयर किडनी है अपने पास तो ये भी एक पेयर होंगे। तो एड्रीनल ग्लैंड कितनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक पेयर, या कितनी होती है, दो अधिवृक्क ग्रंथि। दोनों में कॉर्टेक्स, दोनों में क्या रहेगा, मेडुला। यदि एड्रीनल ग्लैंड की बात की जाए तो इसका जो वेट या भार है ये होता है लगभग 4 से 5 ग्राम। 4 से 5 ग्राम की एक होती है और दोनों के ऊपर पाई जाती है। ठीक, चलिए अब एक एक करके धीरे धीरे पहले अपन कॉर्टेक्स पढ़ेंगे, मेडुला पढ़ेंगे, सबको समझते हैं। उम्मीद करता हूं मैं बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी। यदि आप वीडियो देख रहे हैं पुरानी, पढ़ते समय कोई भी दिक्कत जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पुराने स्टूडेंट के पास तो मेरा नंबर भी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, समझे आप। पहला जो हिस्सा है इस हिस्से को अपन कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। हिंदी में भी यही कहा जाता है, ऐसा कोई अलग से नाम नहीं है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स है ये कौन सा वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है। कॉर्टेक्स मतलब याद रखना, किडनी में भी अपन पढ़े हैं, आउटर पार्ट, बाहरी सतह। इसका एक पॉइंट याद रखना, ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इसका निर्माण मीजोडर्म में होता है। याद करो जब अपन ब्लड पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था कि जो बच्चा होता है जब उसका निर्माण होता है, जन्म के पहले उसका जब शरीर बन रहा होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर टिश्यू या ऊतक की 3 लेयर होती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। सबसे अंदर है एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म और सबसे बाहर है एक्टोडर्म। तो ये जो मीजोडर्म है, बीच वाला हिस्सा, इसमें बनते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक, यदि अपन बात करें तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसके लिए टर्म यूज होता है वाइटली इंपॉर्टेंट ग्लैंड या पार्ट ऑफ ग्लैंड, मतलब अत्यंत आवश्यक ग्रंथि। कभी आपसे पूछ रहे ना पेपर में कि अत्यंत आवश्यक
ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा अत्यंत आवश्यक ग्रंथि कौन सी कहलाती है? एड्रीनल। और एड्रीनल की भी डिटेल पूछ ले तो वो पार्ट जो है वो कौन सा होता है? उसे अपन कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक, अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, सिंपल है, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत सिंपल है। यदि अपन बात करें तो कॉर्टेक्स से एक हार्मोन का ग्रुप निकलता है। ठीक, एक बहुत सारा ग्रुप, अलग अलग प्रकार के उसमें हार्मोन है। एक ग्रुप होता है जिसे कहा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये जो है ये एक ग्रुप ऑफ हार्मोन, मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन, ये एक हार्मोन का नाम नहीं है, ये है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो मिलकर अपना काम कर रहे हैं, जिन्हें अपन कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब यदि हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो एक जो इससे सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है, बहुत सारे ग्रुप है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मेजर जो हार्मोन, मेन हार्मोन इसका जो है, उस हार्मोन को कहा जाता है कॉर्टिसोल। उस हार्मोन को अपन कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है भैया, इसके तो फैक्ट अपन जितने पढ़े उतने कम है। इतने फैक्ट इससे आते हैं और बनते हैं, फिर भी अपन मेजर नंबर ऑफ फैक्ट जो है इससे रिलेटेड उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना, कॉर्टिसोल हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझेंगे। ये जो हार्मोन है ये जरूरत पड़ने पर हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण करता है। एक ऐसी कोई परिस्थिति है कि जब हमें कोई बहुत सोचने समझने वाला काम करना है, कोई फैसला लेना है या कोई कठिन काम करना है, तो उस समय हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होना चाहिए कि भैया ब्रेन के पास ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे, हमारी मसल्स के पास ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे। तो जैसी जरूरत होगी, जैसे हार्ट में ज्यादा मसल्स पहुंचे, जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से हम ताकि काम कर सकें और अपने आप को बचाने के लिए जो भी फैसला लेना है वो फैसला हम ले सकें, है ना। कोई भी संदर्भ में, चाहे वो सोच विचार से संबंधित हो या कोई एक्शन हो, कोई कुछ भी संबंधित, यदि अपन को बचाना है तो फैसले ले सकें। तो इसके लिए हमें आरबीसी ज्यादा चाहिए, क्योंकि आरबीसी ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाती। अब क्या होगा, आरबीसी का निर्माण बढ़ा देता है, ये हमारे ब्लड में शर्करा के स्तर को, शुगर लेवल या जो शर्करा का स्तर है उसको भी बढ़ाता है। जितनी ज्यादा ग्लूकोज रहेगी, आरबीसी से ऑक्सीजन पहुंचेगी, ग्लूकोज टूटकर हमारे लिए क्या बनाएगी, एनर्जी। अपन पढ़ते हैं ना, C6H12O6 रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP। तो ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ा देगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में क्या बन जाए, एनर्जी। फिर ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ताकि शरीर के हर अंग के पास जल्दी से जल्दी ब्लड पहुंच सके और वो जो अंग है वो अपने हिसाब से जल्दी जल्दी काम कर सके। ठीक, साथ ही साथ ये जो हार्मोन है ये हमारे इम्यूनिटी
या जिसे अपन कहते हैं रोग प्रतिरोधक तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र को भी मजबूत करने का काम करता है। देख सकते हो जरूरत पड़ने पर कितने महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ये सब यदि काम होंगे तो अपन सरवाइव कर पाएंगे, बच पाएंगे कहीं पर। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक, अब क्वेश्चन याद रखना, एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन का समूह, ग्रुप ऑफ हार्मोन कहलाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बहुत सारे हार्मोन्स हैं, सब तो अपन को पढ़ना नहीं है। उन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है उसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसे लाइफ सेविंग हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ठीक, ये इतना पॉइंट यदि याद रखते हो इसका तो बहुत, आपको क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आपसे यहीं से पूछेगा, आपको सिर्फ आंसर देना उसका, उसमें बहुत लोड नहीं। ठीक, चलिए अब इस कॉर्टेक्स के दूसरे हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं अपन, देखते हैं कि अगला हार्मोन कौन सा है जो इस काम में मदद करता है। ठीक, तो दूसरा जो हार्मोन का समूह है, ग्रुप है, उसे कहा जाता है मिनिरालो कॉर्टिकॉइड्स। थोड़ा तो नाम से ही समझ गए होंगे, मिनिरालो मतलब मिनरल्स से रिलेटेड है, मिनिरालो कॉर्टिकॉइड्स। ठीक, ये एक हार्मोन नहीं है, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। इसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्या है, हार्मोन्स। अब सब तो अपन को ऐसा नहीं है कि सब अपन को पढ़ना है, अपन सबसे जरूरी वाला पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है एल्डोस्टेरॉल। ये भी शायद पढ़ोगे, एल्डोस्टेरॉल। ये मुख्य जो है हार्मोन। अब इसका काम बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, मिनरालो शब्द से ही आप समझ गए होंगे, मिनरल से रिलेटेड काम करेगा तो समझ गए। ये जो है ये हार्मोन एल्डोस्टेरॉल, ये डीसीटी, याद करो नेफ्रॉन में पढ़े थे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इस डीसीटी में वाटर पानी और सोडियम, ठीक, पानी और सोडियम के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को बढ़ाता है, के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। याद करो डीसीटी वो हिस्सा होता है जो बचे हुए पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। तो मिनरल्स में भी ये कौन सा पर्टिकुलर मिनरल सोडियम के एब्जॉर्प्शन को ये क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक, फिर जब यूरिन फॉर्मेशन चल रहा होता है, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उस समय क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन के समय ये पोटेशियम आयन, ठीक, और फास्फोरस आयन और पोटेशियम आयन को शरीर से बाहर करता है, यूरिन के साथ शरीर से बाहर करता है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ पानी और सोडियम इनके एब्जॉर्प्शन को महत्व देता है, उसको इंक्रीज भी कर देता है, लेकिन बाकी उसके अलावा और कोई मिनरल्स जो होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। बहुत सारे फास्फोरस और पोटेशियम को वो शरीर से बाहर करता है यूरिन के साथ। ऐसा इसलिए करता है ये हार्मोन ताकि हमारे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे, का संतुलन बना रहे। अब यदि आप पुरानी वीडियो पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा अपन एक जगह और पढ़े थे,
एक हार्मोन और था जो इस काम में मदद कर रहा था, जिसको याद आ जाए कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी यहां मैं बता दे रहा हूं। वो हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन। वो भी वाटर, हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को कंट्रोल करता है। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए केवल एक तो रहेगा नहीं, उसके साथ और भी चीजें चाहिए अपन को। तो थायरॉक्सिन तो करता ही है, उसके साथ साथ ये काम करने में जो हिस्सा मदद करता है उसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यदि पेपर सिंपल आएगा, जैसे आप यदि बात कर रहे हैं नॉर्मल पेपर की, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा थायरॉक्सिन। नर्सिंग वाले, रेलवे वाले यदि पेपर थोड़ा टफ करेगा तो पूछ लेगा कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन या बैलेंस कौन करता है, ऑप्शन में थायरॉक्सिन नहीं देगा, तो समझ जाना उस स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन। तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना है, चीजों को सिंपल रखो, सब बहुत आसान है, सब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गए एड्रीनल कॉर्टेक्स और उससे निकलने वाले हार्मोन्स और उसके काम। बहुत सिंपल है, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से बनना चाहिए आपसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पार्ट जो है वो कौन सा कहलाएगा, एड्रीनल मेड्यूला। अंदर की तरफ का जो भाग है ये कौन सा कहलाएगा, एड्रीनल मेड्यूला। ठीक, इस एड्रीनल मेड्यूला की यदि बात की जाए तो इससे भी क्या निकलते हैं, हार्मोन्स। इससे निकलने वाले हार्मोन सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इससे दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन वो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं जो पबजी खेलते हैं या पबजी खेलते थे पहले, है ना। पबजी में याद करो आप, एक इंजेक्शन मिलती है जिसको हेल्थ में लगाते थे तो हेल्थ बढ़ जाती थी। उस इंजेक्शन का नाम भी एड्रीनेलिन है, वही वाला हार्मोन है एड्रीनेलिन पहला। और यदि दूसरे की बात करें तो इसे कहते हैं नूरा। नोरा एड्रेनलिन, नोरा है ना, नूरा नहीं कर देना रे, नोरा एड्रेनलिन। ठीक, ये दोनों हार्मोन निकलते हैं मेड्यूला से। उसमें से 80% तो केवल एड्रेनलिन ही होता है, सिर्फ 20% होता है नोरा एड्रेनलिन। दोनों का काम एक सा है, एक है दो काम में फर्क है लेकिन वो अपन नहीं पढ़ते, वो बहुत माइनर है ना। तो ये मान के चलो दोनों का काम एक ही है, वो मैं काम समझा रहा हूं, लेकिन मैंने दोनों नाम आपको इसलिए बताया कि ऑप्शन में आए तो घबराना नहीं। एड्रीनल मेड्यूला से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ऑप्शन में एड्रेनलिन मिले तो ओके, और नोरा एड्रेनलिन मिले तो भी ओके। दोनों कहां से निकलते हैं, एड्रेनल मेड्यूला से। एक 80% है और दूसरा क्या होता है, 20%। ठीक, अब इनके काम को समझना, दोनों का काम एक सा है, एक को अच्छे समझा दे रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत अच्छे कंडीशन याद रखने के लिए एड्रेनलिन की, इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। सबके मैं कारण बता रहा हूं, एक बार मैं सिस्टमैटिक लिख दूं। ठीक, इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं, 3F, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब उड़ना और फ्राइट मतलब डरना। इस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है किसे, एड्रेनलिन। अब समझो, जब अपन क्रोध, हिंसा, मानसिक तनाव, डर, किसी चीज से अपन को भय है, डर लग रहा है, जब अपन इन सब की स्थिति में होते हैं तो उस समय जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन होता है एड्रेनलिन। बहुत अच्छा एग्जांपल आप समझना चाहो, मान लो आपको कुत्ते ने दौड़ा दिया, आप भाग रहे हो
और आप एकदम से अपने जा रहे बढ़िया पैदल, एकदम से आपको कुत्ते ने दौड़ा दिया। तब जब कुत्ते ने दौड़ाया तो आपके शरीर में जो जो हो रहा है उस सिचुएशन में, उस पैनिक कंडीशन में, वो सब एड्रेनलिन करा रहा है। आप तेजी से भाग रहे हैं, आपकी मसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच रही है, आप गहरी गहरी सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग तेज कर रहे हैं, आप आसपास ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, अलर्टनेस आ रही है, रास्ता ढूंढ रहे हैं कहां से भागे, एक कुत्ते को मारने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। ये सब आप सामान्य समय में नहीं कर पाओगे। जब आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो ना तो इतना दिमाग नहीं दौड़ेगा, हाँ ठीक है चल रहा है सब। लेकिन जब वो पैनिक कंडीशन आएगी और एड्रेनलिन निकला तो आप समझ जाओगे कि अब ये सब एक्टिविटी अलग होने लगी। जैसे मान लो आप जब पेपर देने बैठते हो तो पेपर में आपको 3 घंटा लिखना, तो आप 3 घंटे में कितना सारा लिख डालते हो। वही घर में लिखने बैठो चला 3 घंटा, मन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही नहीं है, ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं है, आप पैनिक कंडीशन में नहीं हो। लेकिन जब उसी को आप एग्जाम में बैठे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आप पैनिक हुए, आपको स्ट्रेस आया, दिमाग में आया कि यार ये पेपर हमें करना है, हम इसके लिए पढ़ के आए हैं, तो उस समय फैसला लेने के लिए जो हमें डिसीजन लेना था, उस डिसीजन के लिए जो हार्मोन निकल गया वो हार्मोन है एड्रेनलिन। अब लड़ो और उड़ो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये बहुत कम समय के लिए निकलता है। ये निकला, हमें जो फैसला लेना था हमने फैसला लिया और उसके बाद ये चला गया। बहुत कम समय के लिए निकलता है और फैसला लेने में मदद करता है, इसलिए इसे कहते हैं लड़ो और उड़ो। लड़ो उड़ो और डरने की स्थिति में निकलता है इसलिए फ्राइट, इसलिए 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो एक बार अपन देखेंगे अपने शरीर में क्या क्या कर देता है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, अलर्टनेस बढ़ा देता है, चौकन्ने हो जाते हैं बने। मान लो कुत्ता दौड़ा रहा है आपको, आप रास्ता भागने के लिए ढूंढोगे, सोचोगे कहां पहुंच जाए जहां कुत्ता ना पहुंचे, या उसको मारने के लिए पत्थर वत्थर उठाओगे, अलर्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक, फिर ये क्या करता है, हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन सभी को ये क्या कर देता है, इंक्रीज करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड हमारे शरीर में जहां जरूरत है वहां पहुंच पाए। ये क्या करता है, जो हमारी प्यूपिल है, पुतली है, प्यूपिल का आकार बढ़ा देता है, आकार बढ़ा देता है। आपको पता है प्यूपिल वह हिस्सा है जहां से हमारी आंख में लाइट या प्रकाश प्रवेश करता है। तो यदि प्यूपिल का आकार बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाएगी और हमारा जो विजन है वो हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। तो भागने के लिए या कुछ करने के लिए हमें सही रास्ता चुनने में आसानी होगी। तो ये इन सब काम में मदद करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में रेस्पिरेशन, जिसे अपन कहते हैं श्वसन की दर, तेजी से अपन ब्रीदिंग करने लगे, रेस्पिरेशन की जो दर है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर देता है। जो अपना BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उस बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। आप बस दिमाग में एक कंडीशन रख लो कि आप एक पैनिक कंडीशन में फंसे हो, उसके बाद देखो कैसे काम होता है। फिर साथ ही साथ ये क्या करता है, गूस बम्स, ये जिसे अपन कहते हैं रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, ये सब जो कंडीशन होती है, इन सब को कराने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो होता है एड्रेनलिन। ठीक, एड्रेनलिन हार्मोन जब निकलता है ना तो कभी कभी तो अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाते हैं, अपन को पता ही नहीं होता और कुछ सेकंड के लिए अपन बहुत भारी काम कर पाते हैं। मतलब पता चला अपन कभी उतना तेज दौड़ ही नहीं पाते जितना अपन कुछ सेकंड में दौड़ गए पैनिक कंडीशन होने पर। जैसे मान लो कोई चीज है, अपना कोई दोस्त है वो किसी चीज के नीचे आ गया है ना, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट बहुत भारी अपन ना उठा पाते, लेकिन उस समय पैनिक कंडीशन में एड्रेनलिन निकला, मसल्स में इतनी एनर्जी बनी कि उस सामान को अपन ने कुछ सेकंड के लिए उठा दिया, और दोबारा उठाना जाएंगे तो उठा ही नहीं पाएंगे। पैनिक कंडीशन में मान लो कार का दरवाजा नहीं खोल रहा, कुछ नहीं हो रहा, अपन ने जोर से झटका दिया, दरवाजा खुल गया, जबकि कभी ऐसी नॉर्मल उसको झटका देंगे तो नहीं खुले। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा काम कर जाते हैं ना अपन, कि अपन को फैसला लेके सही काम करना है, तो उस समय जो हार्मोन मदद करता है वो एड्रेनलिन होता है। क्रोध, हिंसा, मानसिक तनाव, डर, मतलब स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, वायलेंस, एंगर, फियर, ये सब जो होते हैं उस समय जो हार्मोन निकलता है वो होता है एड्रेनलिन। बहुत देखो कितनी बारीकी, प्यूपिल के आकार बढ़ा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, हमारे अंदर क्या पहुंच जाए,
एनर्जी ज्यादा ज्यादा क्या पहुंच जाए, लाइट, ताकि हमें दिखाई दे सके। ठीक, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा ताकि ग्लूकोज टूट कर क्या कर ले, एनर्जी बना ले, है ना। ऐसे बहुत सारे ये काम कर लेगा। ब्लड शुगर बढ़ा देगा। जैसे आपने वो अपने क्या कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन में काम पढ़े थे ना, लगभग वैसे ही और काम कर रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। जैसे वो आरबीसी बढ़ा दिया, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा कर दिया, तो ये बहुत बड़े काम हो गए। ये वो वाले काम नहीं करता, लेकिन तुरंत तत्काल में जो मतलब आधा एक घंटा वाले काम के लिए, आधा एक घंटा तो नहीं कहेंगे, 15-20 मिनट काम के लिए जो चाहिए ना, उस समय ये एड्रेनलिन बहुत मदद कर देता है। इसलिए इसे लड़ो उड़ो और 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी एक दो बार मैंने ऐसा देखा है, क्वेश्चन आया था मनुष्य के शरीर का सुप्रीडेंट किसे कहा जाता है, या मनुष्य के शरीर का कमांडर किसे कहा जाता है, तो भी आप समझ जाना उन सभी कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन। ठीक, तो ये हो गए एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भी पढ़ लिए और एड्रिनल मेडुला। ठीक, अपन को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करना है। मैं ज्यादा से ज्यादा फैक्ट इसलिए पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या मिल सके, पॉइंट मिल सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपके फंसे, आपको दिक्कत ना जाए। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स, बीमारियां। यदि मान लो ये हार्मोन हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कम निकलते हैं, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे हाइपोसिक्रेशन। ये क्या हो गए, कम निकल रहे हैं। अब जब ये हमारे शरीर में कम निकलते हैं तो एक डिसीज होती है, जिस डिसीज को कहा जाता है एडिसन्स। ठीक, जिस डिसीज को अपन कहते हैं एडिसन्स डिसीज। कईयों बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, इसे अपन कहते हैं एडिसन रोग। बीमारी का नाम वैज्ञानिक के नाम पे है जिन्होंने बताया था। अब क्या होगा, जब हमारे मेड्यूला या कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन कम निकलेंगे, हाइपो मतलब कम, तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है कम हो जाएगा, हमारी हार्ट बीट, हृदय स्पंदन कम हो जाएगा, हमारे शरीर में जो डाइजेशन या पाचन की प्रोसेस चल रही थी, बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो कम हो जाएंगी, जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, जो श्वसन की प्रक्रिया चलना है, वो रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम हो जाने की वजह से क्या होगा, वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित करेंगे। जैसे हमारा बीएमआर कम हो जाएगा, हमें ठंड गर्मी में हमारी इम्यूनिटी काम नहीं करेगी, है ना, मतलब हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाएगी। कॉर्टिसोल में अपन ने पढ़ा था ना, इम्यूनिटी बनाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। जो अपन को ठंड गर्मी लग रही है तो उसके हिसाब से जो अपना शरीर अपने आप को ढालता है कि भैया ठंड लग रही है तो रोंगटे खड़े कर दें, गूज बम्स कर दें। यही होता है ना, ठंड लगती है तो रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि जैसे ही रोंगटे खड़े होते हैं वो अपने बीच में हवा को फंसा लेते हैं। और अपन जानते हैं एयर इज अ इंसुलेटर फॉर हीट। एयर जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, तो ऊष्मा को अपने शरीर से बाहर जाने से रोकती है। और मान लो अपन को जरूरत से ज्यादा ठंड लगती, गर्मी लगती है, तो स्वेट या पसीना निकलता है जो ऊष्मा को बाहर करता है। तो ये जो ठंड गर्मी है, इनसे बचाव करने की या इनसे प्रोटेक्शन करने के लिए जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये भी कम हो जाएगा। तो जब ये सब कंडीशन बहुत लंबे समय तक हो जाए तो उस स्थिति को अपन कहते हैं एडिसन रोग। ठीक, फिर शरीर में क्या होगा, पानी भी कम होने लगेगा। ठीक, पानी की कमी होगी, ज्यादा से ज्यादा पानी यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। अब ज्यादा पानी यूरिन के साथ बाहर निकलेगा, क्या होगा, उससे ब्लड गाढ़ा होगा। ब्लड गाढ़ा होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये अपन ने लिख लिया, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यूरिन के साथ पानी बाहर निकल रहा है, ब्लड गाढ़ा हो गया, तो ब्लड गाढ़ा हुआ तो उसके बहने की स्पीड कम हो गई, तो ब्लड का प्रेशर कम हो गया। तो इस प्रकार ये सब लक्षण यदि बहुत लंबे समय तक हो जाए तब उस बीमारी को कहा जाता है एडिसन।
आपको याद रखना एडिसन रोग रिलेटेड है या संबंधित है एड्रीनल ग्रंथि से, और ये किससे होता है, हाइपोसिक्रेशन या कम स्त्राव से। ठीक, अब जब हाइपो से बीमारी हो रही है तो सीधी सी बात है हाइपर से भी बीमारी हो। कम मतलब हाइपो, तो ज्यादा के लिए अपन कौन सा टर्म यूज करेंगे, हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन की यदि अपन बात करें तो कुछ बीमारी है, याद कर लो इनको। जैसे आपसे पूछ ले कुशिंग रोग, कुशिंग डिसीज, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, वैज्ञानिक के, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कुशिंग रोग, या आपसे पूछ ले कांस रोग, कांस डिसीज, कांस रोग, साइंटिस्ट के नाम है, हिंदी इंग्लिश एक से। या आपसे पूछ लिया जाए इडीमा डिसीज, ईडीमा रोग, ये भी साइंटिस्ट का नाम। इन सभी में यही है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर कम हो गया, स्वेटिंग कम हो गई, गूस बम्स होना बंद हो गया, तो ये सब लक्षण है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग समय पर, जैसे कुशिंग डिसीज क्या होता है, कुशिंग डिसीज में डाइजेशन बहुत कम हो जाता है, तो शरीर फूला फूला, मोटापा, अजीब सा भद्दा दिखने लगता है शरीर, तो कुशिंग डिसीज थोड़ी सी ज्यादा है। कांस उससे कम। और यदि अपन बात करें एडिमा की, तो एडिमा डिसीज जो है ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें यूरिन का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है, इसमें यूरिन का सिक्रेशन, यूरिन स्त्राव ज्यादा हो जाता है। और आप जानते हैं यूरिन स्त्राव ज्यादा हो गया मतलब बहुत सारा पानी शरीर से बाहर चला गया, और जब बहुत सारा पानी शरीर से बाहर चला जाता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, और जब ब्लड गाढ़ा होता है तो उसके बहने की स्पीड कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो नाम से रिलेटेड बीमारियां हैं कुशिंग डिसीज, कांस डिसीज, एडिमा डिसीज, तीनों रोग होते हैं एड्रीनल ग्लैंड से संबंधित हैं, जो उसके अधिक स्त्राव से होते हैं, हाइपर सिक्रेशन से। जैसे यदि अपन कुशिंग रोग की बात करें तो ये जो कुशिंग रोग है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन के अधिक सिक्रेशन से होता है। ज्यादा जब कौन सा हार्मोन निकल जाए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये जो कांस डिसीज है, जब मिनिरालो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन ज्यादा निकल जाए तब होता है कांस रोग। इनकी डिटेल में बहुत ज्यादा मत जाओ क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। जिस बीमारी में डिटेल जरूरी है मैं पढ़ा देता हूं, या कोई उपचार आया हो या कुछ, तो है ना, इसमें नाम बहुत महत्वपूर्ण है। नाम याद रख लो, ये नाम तीनों के ज्यादा से स्त्राव से होते हैं। किसके किसके ज्यादा स्त्राव से मैंने नाम लिख दिया, और ये संबंधित सब किससे होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक, चलिए, तो यहां पर जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि, ये समाप्त होती है। इसी के साथ हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि समाप्त हुई। एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी हम पढ़ चुके थे, एंडोक्राइन अंतःस्रावी भी समाप्त हो गई। अब इसके बाद हम मिक्स ग्लैंड पढ़ेंगे। मिक्स ग्लैंड कौन सी है हमारे शरीर में, पैनक्रियास, अग्नाशय। ठीक, अगली वीडियो में उसको पढ़ेंगे। जब तक आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहें, पेपर देते रहें, वीडियो देखते रहें। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।